बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैंने ये कोर्स आउटलाइंस ओपन की है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और डिस्कस करना चाहता हूँ। ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। अभी तक मैंने जो काम किया तो वो मैंने जस्ट सी लैंग्वेज में करवाया, जो मैंने प्रैक्टिकल की जो इनपुट आउटपुट फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किए तो वो सारे फंक्शंस थे सी लैंग्वेज के। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोर्स में देख ले तो आपका कोर्स है सी प्लस प्लस। ये देखिए इसके दरमियान ये स्लैश लगाए हैं, मतलब इन दोनों में हम काम करेंगे। यहाँ पर अगर आप इन टॉपिक्स को देखें तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सी प्लस प्लस। इन दोनों को आप लोगों ने समझना है और दोनों में प्रोग्रामिंग सीखना है। यहाँ पर फिर लिखा है व्हाट इज सी, तो हमने जस्ट सी को समझने की कोशिश की। एडवांटेजेस ऑफ सी ये देख लिया। सी वीकनेसेस के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी, ठीक है। फिर हमने सी में कुछ प्रैक्टिकल्स शुरू की और यहाँ पे देखे इससे पहले हमने कैरेक्टर सेट पढ़ा, लेकिन यहाँ पे सी प्लस प्लस की कैरेक्टर सेट है दोनों की। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक जैसे कैरेक्टर सेट यूज़ करते हैं। वर्ड्स भी ये एक जैसे यूज़ करते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स और यूज़र डिफाइंड वर्ड्स दोनों के लिए एक जैसे, और इनके लिए जो रूल्स है वो भी एक जैसे। वेरिएबल्स भी दोनों में एक तरह की टॉपिक है। कांस्टेंट भी एक ही तरह के हैं। और इसके बाद हम ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, इसको हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बल्कि ऑपरेटर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सप्रेशंस इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये समझाना है कि सी और सी प्लस प्लस ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस है। रिमेंबर, C and C++ are totally different languages. C and C++ are two different languages या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब यहाँ पे कोर्स में ये दोनों इकट्ठे क्यों पढ़ाए जाते हैं? ये सी लैंग्वेज पहले डेवलप हो चुकी थी, पहले वजूद में आ चुकी थी सी। फिर ये सी बहुत पॉपुलर हो गया, ये स्टैंडर्डाइज हो गया, सारी दुनिया में इसकी इस्तेमाल शुरू हो गई। इसमें लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। तो फिर साइंटिस्ट ने इस सी लैंग्वेज को फाउंडेशन बनाकर एक नया लैंग्वेज डेवलप किया और इसको नाम दे दिया सी प्लस प्लस। तो ये सी प्लस प्लस इसको इसलिए नाम दे दिया कि इसमें सी में जितने भी फीचर्स है वो सब सी प्लस प्लस में अवेलेबल है, वो सब इसमें मौजूद है। जो प्रोग्रामिंग, जो काम आप सी लैंग्वेज में कर सकते हैं वो आप सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या आ गया? फ़र्क ये आ गया कि सी प्लस प्लस इज़ अ सुपरसेट ऑफ सी प्लस प्लस। इसमें एक इंक्रीमेंटेशन आ गई। इसमें एक किस्म की प्रोग्रामिंग है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। वो फैसिलिटी या फीचर सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं थी, तो साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बना दिया सी को, और इसको नाम दे दिया सी प्लस प्लस। तो अब ये जो प्लस प्लस इसमें इंक्रीमेंटेशन है, तो वो कुछ टॉपिक्स है जो हम एडवांस लेवल पे कवर करेंगे, आपकी कोर्स में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम देखेंगे, इनको हम कवर करेंगे जब हम ये DET की कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सी में जितना काम आप कर सकते हैं, जिस किस्म की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, वो सब सी प्लस प्लस में कर सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस में जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है तो वो सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए दोनों में प्रोग्रामिंग भी डिफरेंट है। अब ये दोनों एक कोर्स में पढ़ाते क्यों है? तो आई थिंक कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। जब हम स्टूडेंट्स थे तो ये कन्फ्यूज़न हमें भी था कि कभी हम सी लैंग्वेज के फंक्शन वगैरह यूज़ करते थे और कभी सी प्लस प्लस की, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि
पेवर एक लैंग्वेज हो और वो भी C++ हो, तो आप अगर पहले से C++ में काम शुरू करें तो वो इसमें फिर आपके लिए आगे आसानी होगी। तो चलो अभी तक तो हमने वो टॉपिक्स कवर कर लिए जो प्योर C लैंग्वेज के फंक्शंस है और कंटेंट से या एलिमेंट से, जिस तरह हमने अभी तक ये प्रैक्टिकल किए ना, तो वो सब C लैंग्वेज की थी। C++ में अभी तक हमने काम नहीं किया, लेकिन ये जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो सब के लिए यानी दोनों लैंग्वेजेस के लिए वो एक जैसे हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने C में जो काम किया वो C++ में हम किस तरह करेंगे। एक तो ये करेंगे प्रैक्टिकली C++ में जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए जो स्टेटमेंट्स फंक्शंस वगैरह यूज होते हैं वो किस तरह होते हैं, और बाकी इसके बाद जो काम हम करेंगे तो वो सब हम C++ में करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप लोगों ने C या C++ में इस तरह का प्रोग्राम लिखना है, या आपको प्रोग्राम आ जाए और इसका आउटपुट लिखना हो, मैं एंड में इस कोर्स के एंड में आपके साथ पेपर्स को डिस्कस करूँगा। ये जो बोर्ड से पेपर आते हैं एग्जाम के लिए, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा और समझा दूंगा कि इसमें ये क्वेश्चंस किस तरह हैं और ये आपने किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलो, अगर C लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप C में नहीं कर सकते और जस्ट C++ के स्टेटमेंट्स वगैरह आपको याद हो तो आप इसी में करें। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता पेपर में कि आपने प्रोग्राम प्योर C लैंग्वेज में लिखना है या प्योर C++ में लिखना है, लेकिन इसके बाद हम जितने प्रैक्टिकल करेंगे तो वो हम प्योर C++ में करेंगे। ठीक है, तो C++ में इसलिए हम करेंगे क्योंकि एडवांसमेंट जो आ चुकी है तो वो C++ में आ चुकी है और इसमें हम आगे जा सकते हैं, तो फिर C लैंग्वेज को हम छोड़ते हैं। तो मैं अदर देन DIT स्टूडेंट्स या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हो तो उनको मैं C++ रिकमेंड करता हूँ, C लैंग्वेज में उनको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, अगर आप DIT वगैरह नहीं पढ़ते और इस तरह का करिकुलम जो अभी आपके सामने है तो आप क्या करें, आप जस्ट C++ को सीखना शुरू करें। ठीक है, तो चलो आज हम C++ में देखेंगे कि इसमें इनपुट और आउटपुट हम ऑपरेशंस किस तरह कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट हम C++ में किस तरह कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट इन C++। ठीक है, तो C++ में इनपुट आउटपुट के लिए दो फंक्शंस यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं जस्ट आउटपुट हम देखते हैं। आउटपुट के लिए यहाँ पे यूज होता है Cout। Cout एक स्टेटमेंट अभी आप कह सकते हैं, इसको हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं Cout, यू हम प्रोनाउंस करते हैं Cout, यू हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपसे जो आउटपुट डेटा है, जो प्रोग्राम आप डिज़ाइन करते हैं और जिस डेटा को आपने आउटपुट पे डिस्प्ले करना हो आउटपुट स्क्रीन पे, तो वो आप Cout के ज़रिए कर सकते हैं। असल में Cout ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी के लिए हमने पढ़ा नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप इसको सिंपली फंक्शन या स्टेटमेंट कह सकते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये Cout एक ऑब्जेक्ट है। और अभी आप इतना सीखें कि इसका सिंटैक्स किस तरह है और इसके ज़रिए हम डेटा आउटपुट पे किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलो सिंटैक्स आप देख ले, इसका सिंटैक्स यूँ है, इसका जो स्ट्रक्चर है सिंटैक्स Cout की, आपने क्या करना है, लिखना है Cout और फिर ये लेस देन वाला सिंबल जो है ये 2 मरतबा आपने डालना है यहाँ पे। तो जब ये आप 2 मरतबा डालेंगे तो इससे एक ऑपरेटर बन जाती है और इस ऑपरेटर को हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर।
इस ऑपरेटर को कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ओके, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो कुछ हमने आउटपुट पे डिस्प्ले करना हो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर स्ट्रिंग डिस्प्ले करना हो तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे, यू यहाँ पे इस तरह स्ट्रिंग लिखेंगे, ये स्ट्रिंग्स डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। अगर आपने कांस्टेंट लिखने हैं तो यहाँ पे आप कांस्टेंट वैल्यू इस तरह लिख के वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। अगर आपने वेरिएबल्स लिखने हैं तो यहाँ पर आप वेरिएबल नेम लिख के तो वेरिएबल का जो वैल्यू है, वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है तो वो आपको डिस्प्ले करवाएगा। तो चलो देखते हैं कि C++ को हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं कोड ब्लॉक्स में, और फिर आउटपुट फंक्शंस और इनपुट फंक्शंस हम इसमें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलो आपने क्या करना है, मैं ये प्रोग्राम क्लोज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक नया फाइल ओपन करता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि कोड ब्लॉक्स में आपने C++ को किस तरह यूज़ करना है। अभी तक तो हमने C यूज़ किया है। तो फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे अगेन फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे C++ सोर्स इसको सिलेक्ट करें और गो बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें और इधर आपने C++ को सिलेक्ट करना है। अभी आपने क्या करना है, C++ को सिलेक्ट करना है। फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप पूरा पाथ दे दें जिधर आपने फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पर मैंने पाथ दे दिया और फाइल को नाम भी दे दे। तो चलो मैं फाइल को नाम देता हूँ cout and cn, ये मैंने नाम दे दिया। ओके, और सेव बटन पे क्लिक किया और अब ये पाथ आ गया, इस पाथ पे हमने फाइल को सेव किया, ठीक है। और अब आप फिनिश पे क्लिक करें। तो जब आप फिनिश पे क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए इस नाम के साथ, ये फाइल नेम के साथ .cpp आ गया। ये देखिए टिप में भी नज़र आ रहा है .cpp, मतलब ये C++ का फाइल हो गया। अभी हमने क्या करना है, लेट्स से हमने पहले वो जो टर्बो लैंग्वेजेस है, टर्बो कंपाइलर्स है, तो इसमें C और C++ के लिए हम एक तरह के मेन फंक्शन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस अभी आपने सीखना है और नोट करना है। पहले हम लिखते थे void main, लेकिन अभी आप void main नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, ये तो यहाँ तक पूरा हो गया, लेकिन अभी हम void की जगह यहाँ पर लिखेंगे end main, ठीक है। तो चलो मैंने लिखा end main और अब यहाँ पे हम काम कर सकेंगे, C++ की स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे यूज कर सकेंगे इस बॉडी में, ठीक है। मैं जूम करता हूँ, आप देख लें, ठीक है। अच्छा, एंड मेन मैंने लिख दिया और अभी अगर मैं इस फाइल को कंपाइल करूँ तो आप देख ले, कंपाइल करते हैं, आपने जो भी चेंज करना है प्रोग्राम में तो फौरन इसको कंपाइल किया करें और आप देखा करें कि इसमें कोई एरर है या नहीं। अगर एरर है तो आपके लिए ट्रबल शूटिंग या डिबगिंग आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको रिमूव कर सकेंगे। अभी इसमें एरर नहीं है, मतलब ये प्रोग्राम ठीक है। अभी अगर मैं इसको void लिखूं, ये देखें, चलो इसको हम void करते हैं, void, तो void और फिर इसको कंपाइल करते हैं तो आप देख लें, ये देखिए इसमें एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? क्योंकि ये एरर इसलिए आया कि ये हमारा जो फाइल है ये C++ का फाइल है, ठीक है। तो C++ में ये void नहीं है, हमने यहाँ पे एंड कर दिया। अच्छा, ये एंड हमने कोड ब्लॉक्स में प्रोवाइड करना है। अगर टर्बो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, टर्बो C, तो इसमें एंड की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप डायरेक्टली void main के अंदर C और C++ दोनों के स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ cout और यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर मैंने ये मैसेज लिख दी हेलो वर्ल्ड, और अभी हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। मैंने कंपाइल की,
आप देख ले इसमें भी एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि इसके लिए ये देखे सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब हम चूंकि प्रॉपरली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपने ये एरर्स भी देखने हैं कि ये एरर्स किस तरह आते हैं। ठीक है, एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसके टाइप से, लेकिन जो एरर्स यहाँ पे आते हैं तो वो मैं आपको समझाता हूँ। सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सी आउट अब डिक्लेयर्ड नहीं है क्योंकि ये सी आउट भी एक लाइब्रेरी में पड़ा है और वो लाइब्रेरी कौन सी है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। हैश इंक्लूड वही स्टेटमेंट है, वही कीवर्ड है हैश इंक्लूड, और यहाँ पर जो लाइब्रेरी है तो वो IO स्ट्रीम कहलाता है, IO स्ट्रीम। और इसके आगे आपने .h नहीं लिखना, .h आपने नहीं लिखना। अभी आप देख ले ये एरर स्टिल इसमें होगी लेकिन वो कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखे अब एरर्स चेंज हो गए ना, ये और एरर्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर आप देख ले सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स, यहाँ पर ये देखे क्या लिखा है std वगैरह लिखे हैं। ठीक है, तो चलो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आपने एक नेम स्पेस यूज करना है। नेम स्पेस इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे लेकिन वो भी DIT के कोर्स में नहीं है। अभी आपने जस्ट वो यहाँ पे इंक्लूड करना है। आपने क्या करना है, यूजिंग कीवर्ड लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस, ये कीवर्ड फिर लिखना है और फिर इसके बाद स्पेस देना है और स्पेस के बाद आपने लिखना है std। तो ये std एक नेम स्पेस है और नेम स्पेसेस और ये क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि C++ में है और C लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। तो उधर हमने ये नहीं लिखा था यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पर अब हम ये नेम स्पेस यूज करेंगे। ठीक है, C++ में आपने अगर प्रोग्रामिंग करना हो, चाहे आप dev C++ यूज करते हो या कोड ब्लॉक्स यूज करते हो, तो इसमें आपने मेन फंक्शन के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखना है और वो किस तरह, यूजिंग नेम स्पेस std। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो चलो कंपाइल करते हैं। अभी आप देख ले इसमें ये एरर खत्म हो गया, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करते हैं आप देख ले यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके, आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो अभी तक हमने ये C++ के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन भी की। ठीक है, प्रोग्राम को हमने सेट किया और प्रॉपर्ली रन किया और हमने सी आउट का जो आउटपुट है वो भी देख लिया। ठीक है, अभी हमने जस्ट इसमें हेलो वर्ल्ड लिख दिया और ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को ये जू को तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट ना हो तो आप इसमें यूं इस तरह कांस्टेंट भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखें ये आ गया। ठीक है, यू भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास वेरिएबल्स हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल है इंट var1। ओके, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ var1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो देखें मैंने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट वेरिएबल का नाम लिखना है var1। बस मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम मेंशन किया। तो अब ये क्या करेगा, var1 में जो वैल्यू पड़ी है तो वो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, ये देखिए 100 आ गया स्क्रीन पे, ये नजर आ रहा है 100 आउटपुट पे आपको मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ तक ये 2-3 चीज़ें मुश्किल थी, लेकिन अब इसके बाद C++ में काम बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, इसमें आप बहुत स्पीड के साथ आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब अगर सी आउट के ज़रिए हम वेरिएबल की वैल्यू को भी आउटपुट पे प्रिंट करना चाहें और इसके साथ कोई मैसेज भी लिखना चाहें तो हमने क्या करना है,
स्टार्ट से मैं करता हूँ सी आउट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 या var1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स डाल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया, और इसके बाद मैं ये ऑपरेटर दोबारा डालूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा var1, लेकिन यहाँ पर आपने डबल कोट्स वगैरह नहीं डालने हैं क्योंकि ये वेरिएबल है और इसके हमने जस्ट वैल्यू प्रिंट करने, और एंड में आपने एक ही मरतबा इसी में कॉलन यूज करना है। तो चलो दोबारा रन करते हैं, देख ले। ये देखिए वैल्यू ऑफ var1 इज इक्वल टू 100, ये आ गया यहाँ पे। ओके, अच्छा इसी तरह अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो आपके पास, लेट से ये वेरिएबल 1 है, और चलो मैं यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, var1 कामा var2 कामा var3, मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है, और var1 इज इक्वल टू 100, var2 इज इक्वल टू 200 और var3 इज इक्वल टू 300, ठीक है, मैंने ये वैल्यूज दे दिए। अच्छा एक लाइन पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ मैं इसीलिए लिखता हूँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स ताकि आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाए, ठीक है, वरना आप यूँ भी लिख सकते हैं डिफरेंट लाइंस पे, ठीक है, एक लाइन ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, या अब ये 3 लाइंस पे आ गई। तो चलो अब मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ var1 इज इक्वल टू var1, और अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो आपको एक ही वेरिएबल की वैल्यू आपको आउटपुट पे मिलेगी, यहाँ पे var1 इज इक्वल टू 100, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, var1 इज इक्वल टू var1, और यहाँ पे अगेन मैं ये इंसर्शन ऑपरेटर्स डालूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा var2 इज इक्वल टू, और अगेन यहाँ पे var2, तो यहाँ पे var2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे अगेन में डबल कोट्स और इसमें var3 इज इक्वल टू डबल कोट्स और यहाँ पे var3। अब क्या होगा, अब ये होगा कि var1 ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये इसी तरह प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर var1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये इसी तरह प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर var2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर अगेन ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है var3 इसी तरह प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर var3 की जो वैल्यू है वेरिएबल 3 की वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो रन करते हैं, ये देखें var1 is equal to 100, var2 is equal to 200 and var3 is equal to 300। इसको आप मल्टीपल लाइंस पे भी लिख सकते हैं या आउटपुट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। चलो इसी सी आउट में मैं आपको करवाता हूँ। उधर हम न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n यूज़ करते थे, तो इधर भी हम वही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा बैकस्लैश n और इधर भी लिखता हूँ बैकस्लैश n, तो ये भी नए लाइन पे आ जाएगा, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये भी बैकस्लैश n, तो ये भी न्यू लाइन पे आ जाएगा। अब सी आउट मैंने एक लिखा है, लेकिन ये आउटपुट आपको मिलेगा 3 लाइंस पे। ओके चलो अब आप देख लें, var1 is equal to 100, var2 is equal to 200 and var3 is equal to 300। ओके अच्छा चलो टाइम तो इस लेक्चर ने ज़्यादा ले लिया, लेकिन अगर आप थक गए हों या बोर हो गए हों तो आप वीडियो को पॉज कर ले और ब्रेक कर ले, ठीक है, और दोबारा से प्ले करके देख ले। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक वही कंटिन्यू है, प्रोग्राम हमने वैसे भी कंप्लीट किया हुआ है, इसमें जस्ट एक चेंज है, और वो चेंज क्या है, यहाँ पर हम cn फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, cn फंक्शन या इनपुट फंक्शन।
इनपुट। ओके, तो इनपुट के लिए हम सी प्लस प्लस में फंक्शन यूज करते हैं सी एन, और इसकी सिंटैक्स यू है सी एन, और फिर इसके बाद आपने ये ग्रेटर देन सिंबल 2 मरतबा लिखना है। तो ये भी एक ऑपरेटर बन जाता है, और इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, यू एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या इसको आप कह सकते हैं इनपुट ऑपरेटर। ठीक है, इनपुट ऑपरेटर, इसको इनपुट ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ आपने वो वेरिएबल्स वगैरह देने हैं जिसकी वैल्यू आपने बतौर इनपुट लेने हो और रन टाइम पे लेने हो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर की, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज को मैं हटाता हूँ। ठीक है, और इसको हम देते हैं आउटपुट, ये हमने रन टाइम पे देने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी एन। इसके लिए अब फर्दर काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये नेम स्पेस भी हमने यूज़ किया हुआ है और IO स्ट्रीम भी हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हमने जस्ट लिखना है सी एन, और फिर यहाँ पे लिखना है var1। ठीक है, तो अभी ये आपसे वैल्यू लेगा var1 के लिए अगर हम इसको रन करें। प्रोग्राम मैंने रन किया। ठीक है, और चलो ये आपसे इनपुट मांगता है, तो मैंने इनपुट दे दिया 300 और एंटर किया। तो ये देखिए var1 में वैल्यू आ गई, लेकिन ये जो var2 और var3 में वैल्यू आ गई, तो ये कुछ अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इसको स्किप करें। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन इसको दूसरी वैल्यू भी दे सकते हैं, दूसरे वेरिएबल भी आप इसी तरह यूज कर सकते हैं। अगेन वो इंसर्शन ऑपरेटर्स डाले और var2, और फिर क्या करें, इंसर्शन ऑपरेटर्स डाले, सॉरी ये एक्सट्रैक्शन है या इनपुट ऑपरेटर्स, इनपुट ऑपरेटर्स डाले और फिर var3 वेरिएबल 3 मैंने लिखा। अब इससे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे ताकि हमें पता चले कि प्रोग्राम क्या मांग रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काउट में ये इनपुट या enter values for var1, var2 and var3। ओके, अब ये मैसेज आपको मिल जाएगा, और फिर आपसे ये इनपुट मांगेगा। इन 3 वेरिएबल्स के लिए आप इनपुट देंगे और फिर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए अब ये आपसे इनपुट मांग रहा है। मैं यहाँ पे देता हूँ 2 और फिर इंटर की प्रेस की, या आप स्पेस दे दे 3 और फिर 4 और फिर इंटर किया, तो ये देखिए ये 3 वैल्यूज इसमें आ गए। var1 is equal to 22, var2 is equal to 33 and var3 is equal to 44। ओके, तो ये यूज है cn का। ठीक है, तो cn के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं वेरिएबल्स के लिए। ओके, और cout के ज़रिए हम डेटा को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं, और ये सिंटैक्स भी इनके आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये हमने जिस तरह प्रोग्रामिंग की, जिस तरह हमने इम्प्लीमेंट किया, इसी तरह आप इस पर प्रैक्टिस कर लें, और इसको हम बार बार यूज़ करेंगे हर प्रोग्राम में। इसके बाद हम जितने भी प्रोग्राम्स यूज़ करेंगे या प्रैक्टिकल करेंगे, तो इसमें हम cout और cn यूज़ करेंगे। वो printf वगैरह और scanf वगैरह और put और get ch वगैरह वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे, अगरचे उनको हम बाज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन cout और ये cn, इसके सिंटैक्स बहुत आसान है। एक मरतबा आप इस पर प्रैक्टिस कर ले तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।